नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम असम चुनाव 2026 के नतीजों का एक बहुत ही डीप और स्ट्रेटेजिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई मामूली चुनाव नहीं थे। ये असम के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां नए खिलाड़ियों ने गेम बदल दिया और पुराने किले बिल्कुल धंस गए। हम बिल्कुल फैक्ट बेस्ड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव कब शुरू हुए, ग्राउंड पर असल में क्या हुआ और इस पूरी राजनीतिक शतरंज में आखिर बाजी किसने और कैसे मारी। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम चुनाव के बेसिक रिजल्ट्स और आंकड़ों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कुछ ऐसे चौंका देने वाले नतीजे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि विपक्ष से कहां चूक हुई और जीतने वाली पार्टी की मास्टर स्ट्रैटेजी क्या थी। और आखिर में बात करेंगे कि इन नतीजों से आगे आने वाले चुनावों के लिए बाकी पार्टियों को क्या सीख लेनी चाहिए। ये सच में दो बिल्कुल अलग राजनीतिक रणनीतियों के टकराव की कहानी है। शुरुआत करते हैं इस चुनाव के बिल्कुल बुनियादी आंकड़ों से। किसी भी बेहतर राजनीतिक पोस्टमार्टम की शुरुआत हार्ड फैक्ट से ही होनी चाहिए। अप्रैल 2026 में इस महासंग्राम की शुरुआत हुई थी और मई आते आते नतीजे सबके सामने थे। आइए देखते हैं कि नतीजों ने किस तरह पूरी तस्वीर साफ कर दी। 126 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये असम के विधानसभा का वो पूरा युद्ध क्षेत्र है जहां सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इन 126 हॉट सीट्स पर ही ये तय होना था कि आने वाले 5 साल असम की कमान किसके हाथ में होगी। अब जरा इस वोट शेयर पर गौर कीजिए। पर्दे के पीछे की असली सच्चाई यहीं से शुरू होती है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एनडीए ने करीब 48.11% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 33.55% पर सिमट गया। ये लगभग 15% का मार्जिन बताता है कि ग्राउंड पर डोमिनेंस कैसा था। और इस मैसिव वोट शेयर का असर इस पॉइंट टू पॉइंट टैली में बिल्कुल क्लियर दिखता है। एनडीए ने मिलकर 102 सीटें जीती और एक विशाल 2/3 बहुमत हासिल किया। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो एनडीए के अंदर बीजेपी को 82, असम गण परिषद को 2 और बीपीएफ को 2 सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बुरा हाल रहा। कांग्रेस को सिर्फ 19, राइजोर दल और एआईयूडीएफ को 2-2 और टीएमसी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। खैर, ये तो थे बेसिक नंबर्स, लेकिन इन आंकड़ों के नीचे कुछ ऐसी डेमोग्राफी और फीट्स की कहानियां छुपी हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी समझ नहीं आई। आइए इस चुनाव के सबसे चौंका देने वाले हिस्सों पर नजर डालते हैं। यहां डेमोग्राफी का जो एक स्टार्क डिवाइड निकल कर आया है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एनडीए के जो 102 विधायक जीते हैं वो सभी हिंदू हैं। वहीं कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते हैं उनमें से 18 मुस्लिम और सिर्फ 1 हिंदू है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्लियर बताता है कि इस चुनाव में एक बहुत ही सटीक और हाईली टारगेटेड राजनीतिक नैरेटिव सेट किया गया था, जिसने पोलराइजेशन को ग्राउंड पर सक्सेसफुली उतारा। डेमोग्राफी से आगे बढ़ें तो इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर जिसने सबको हिलाकर रख दिया वो था जोरहाट सीट का नतीजा। असम की सांस्कृतिक राजधानी जोरहाट से कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव हार गए, और वो भी थोड़े बहुत वोटों से नहीं बल्कि 23,182 वोटों से, और वो भी अपने ही पारिवारिक गढ़ में बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी के हाथों। ये एक बहुत बड़ा शॉकर था। और इस हैरान करने वाली हार के पीछे का लॉजिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस वायरल कोट में पूरी तरह साफ होता है। उन्होंने कहा था, गौरव गोगोई को पवन खेरा की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ी। ये लाइन अपने आप में मास्टर क्लास है कि कैसे जीतने वाली पार्टी ने विपक्ष के इंटरनल मिसस्टेप्स और पर्सनल अटैक्स को असम के लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ दिया, नैरेटिव को बिल्कुल अपने फेवर में घुमा लिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पहले वाली पार्टी यानी विपक्ष से ऐसी क्या गलती हुई कि वो इस साल इतने बुरे ढंग से हार गई। चलिए एक प्रॉपर ऑटोप्सी करते हैं और समझते हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी फेल कहां हुई। इस हार की बुनियाद असल में 1 दशक पहले रखी जा चुकी थी। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2012 तक हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस में एक टॉप नेता के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन 2015 में पार्टी ने उन्हें कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया और तरुण गोगोई को प्रेफर किया। ये एक हिस्टोरिकल मिसजजमेंट था। 2021 आते आते इनका एआईयूडीएफ से गठबंधन भी टूट गया और आज 2026 में रिजल्ट आपके सामने है। एक गलत फैसला और उसका डोमिनो इफेक्ट आप यहां साफ देख सकते हैं। अगर इस हार को पॉइंट टू पॉइंट समझें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहले बात, इन्होंने अपने सबसे बेहतरीन लोकल टैलेंट को इग्नोर किया।
दूसरा, गौरव गोगोई जैसे नेताओं का जमीनी लोगों से कनेक्शन लगभग खत्म हो गया था। पार्टी के अंदर भयानक गुटबाजी थी। AIUDF से अलग होने के चक्कर में इनके माइनॉरिटी वोट्स बुरी तरह बंट गए। और सबसे बड़ी बात, ये अपने विरोधियों के मियां मुस्लिम नैरेटिव वाले ट्रैप में पूरी तरह फंस गए। नेशनल लेवल पर फोकस करने के चक्कर में इनके पास असम के लिए कोई विजन बचा ही नहीं था। ये तो थी बात हारने की। लेकिन अब रुक करते हैं उस गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी की तरफ जिसने एक विशाल जीत दिलाई। आखिर जीतने वाली पार्टी ने ऐसा क्या मैजिक किया जिससे उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला? आइए उनकी मास्टर प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। राजनीति में परसेप्शन सब कुछ होता है ना? असम के यूथ ने CM हिमंता बिस्वा शर्मा को एक नाम दिया, मामा। यानी एक ऐसी फिगर जो ध्यान रखती है, जो आसानी से उपलब्ध है और लोकल लोगों से स्ट्रांगली जुड़ी है। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये एंटी इनकम्बेंसी को इफेक्टिवली काटने और एक मास ट्रस्ट बिल्ड करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बन गया। जब लोग नेता में अपना मामा देखने लगते हैं तो फिर सरकार की गलतियां थोड़ी छुपने लगते हैं। और सिर्फ इमेज से ही नहीं, ग्राउंड पर बहुत सटीक कदम उठाए गए। इन 4 स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक्स को देखिए। पहला, औरतों के लिए अरुणोदय स्कीम लाई गई जिसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प दी गई। दूसरा, 2023 की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जिसने चुनावी क्षेत्रों का नक्शा ही अपने फायदे के हिसाब से रीड्रॉ कर दिया। तीसरा, आखिरी वक्त पर बीजेपी के साथ स्मार्टली गठबंधन किया। और चौथा, विपक्ष के टॉप नेताओं को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ताकि विरोध करने वाली आवाजें ही खत्म हो जाएं। इनकी स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये थी कि ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं थी। इन्होंने पूरे असम के लिए एक अप्रोच नहीं रखी, बल्कि हर इलाके की डेमोग्राफी के हिसाब से अपनी रणनीति बदली। ब्रह्मपुत्रा वैली में उन्होंने अहोम प्राइड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। बराक वैली में CAA के समर्थन को कैश इन किया। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में दशकों से चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए शांति समझौते किए और BTR रीजन में डोमिनेट करने के लिए BPF से अलायंस कर लिया। इस लेवल की माइक्रो टारगेटिंग आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है। लेकिन प्लान चाहे कितना भी अच्छा हो, एग्जीक्यूशन मैटर करता है, और इन्होंने वही किया। पन्ना प्रमुख लेवल की ऐसी माइक्रो प्लानिंग की गई कि हर एक वोटर पर नजर थी। चाय बागान मजदूरों के दैनिक वेतन बढ़ाए गए और घरों के लिए सब्सिडीज दी गई। सरकार ने अपने वादे अनुसार 1,70,000 सरकारी नौकरियां प्रोवाइड की और इसके अलावा बोगीबील ब्रिज जैसा हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जनता को साफ साफ ये मैसेज दे रहा था कि विकास हो रहा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे चुनाव से आगे के इलेक्शंस में अदर पार्टियों को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, राजनीति की पुरानी प्लेबुक अब शायद आउट ऑफ डेट हो चुकी है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं आगे की रणनीति के बारे में। पहली बड़ी सीख, लोकल टैलेंट को कभी मत दबाइए, वही ग्राउंड पर जिताते हैं। दूसरी सीख, अगर आपका जमीनी जुड़ाव नहीं है तो आपकी पुरानी फैमिली लेगेसी किसी काम की नहीं। तीसरा, आज के टाइम में सर्वाइव करना है तो रीजनल गठबंधन में तेजी दिखानी होगी। चौथा, अगर विपक्ष आपस में ही बढ़ जाएगा तो हार एकदम तय है। और पांचवा सबसे अहम पॉइंट, खाली वादों से काम नहीं चलेगा, आपको सच में वेलफेयर को डिलीवर करके एक लॉन्ग टर्म विजन दिखाना ही होगा। और इसके साथ मैं आप सबके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या ये जो पुरानी विरासत पर चलती आई पार्टियां हैं, ये 2029 के चुनाव से पहले इस नई राजनीति के हिसाब से खुद को बदल पाएंगी, या फिर इनका अस्तित्व ग्राउंड से और भी ज्यादा सिकुड़ जाएगा? ये सोचने वाली बात जरूर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस डीप एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।